तो अब हम जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका डेटा सेट है, आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपको किसी ने एक से ज़्यादा फीचर बताया हुआ है. This is your entire data set. So what you do is you randomly take a portion, a big portion out of it for training, and then you keep a smaller portion for it for क्रॉस वैलिडेशन. तो क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है कि लेट से आपने ब्लू डेटा को यूज़ करके लीनियर सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर कर्व फिट की. कलर चेंज, ब्लू डेटा को यूज़ करके ना आपने ये कर्व्स फिट की इन डेटा के अंदर. तो इन तीनों में से अच्छी वाली कर्व वो होगी जो ऑरेंज डेटा के ऊपर, जो कि डेटा ट्रेनिंग टाइम पे यूज़ नहीं हुआ था, उसमें सबसे कम एरर होगी जिसकी. ठीक है ना. तो द बेस्ट वन इज़ हैविंग लेस एरर ऑन ऑरेंज डेटा. उसके बाद जो है ना सेलेक्ट हो जाता है बेस्ट, और फिर then there will be test data, third portion. Or basically by test data we mean something that we don't frequently use. क्योंकि अगर हम डेटा को ब्लू वाले पोर्शन में ना भी रखें और ऑरेंज वाले पोर्शन में रखें तो भी हमें इनडायरेक्टली we are trying to fit our curve in the unseen data. तो if our cross validation error is low after many iterations, we cannot be confident that our algorithm will perform equally good when it is shown something which you have not seen so far, which is the red portion. So we should be always ready for this red data which we have never seen. So normally in the lab we only have these two portions. तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ब्लू डेटा बड़ा होना चाहिए कि ऑरेंज डेटा बड़ा होना चाहिए. ब्लू ये डाटा, क्यों ब्लू डाटा क्यों बड़ा होना चाहिए? सर क्योंकि वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना. ये जो क्रॉस हाँ वैलिडेशन ये टेस्टिंग के लिए ही होता है बेसिकली, और बाद में अगर हम ज़्यादा दफ़ा यूज़ करें तो ये भी ट्रेनिंग में एक्ट करना शुरू कर देता है. हाँ, बेसिकली हमें अच्छे थीटा चाहिए ना, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए. तो मेजर असल मकसद तो हमारा मॉडल फिट करना है, तो वो जितना ब्लू डेटा ज़्यादा होगा उतना अच्छा है. तो इस वजह से ब्लू वाला पोर्शन बड़ा होता है. 70-30 नॉर्मली इज़ द कॉमन रेशियो. फिर उसमें ये नहीं होता, इसमें आप रेंडमली सेलेक्ट करते हैं. लेट्स से यू हैव 100 रोज, सो यू रेंडमली सेलेक्ट रोज फॉर ब्लू डेटा. इट डजेंट हैव टू बी कॉन्टिग्यूअस कि अच्छा मैंने एक पहली रो ली है तो अब मैंने दूसरी रो लेनी है. तो आप रेंडमली 70 रोज सेलेक्ट कर लें फॉर ट्रेनिंग एंड रेंडमली 30 रोज फॉर क्रॉस वैलिडेशन और 20 रोज फॉर क्रॉस वैलिडेशन. तो इस काम को ना हम, ये जो चीज़ है ये, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, तो लेट्स से ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है. ये मेरे पास, ये आपके पास डेटा था. पहले आपने इसमें से ना रेंडमली सेलेक्ट कर लिया. आपने कहा कि ये वाली रो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगी, ये वाली रो यूज़ होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी. तो ये टोटल 70% ऑफ दी रोज़ हैं डेटा की. उसके बाद आप क्या करते हैं, जो बाकी बच गई हैं रोज़ उन पे आप टेस्ट कर लेते हैं या क्रॉस वैलिडेशन एरर निकाल लेते हैं. तो आपके पास ना एक एरर आ जाती है. फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अच्छा, I want to make maximum use of the data which is given to me.
तो ये हो सकता है कि अभी ये जो मैंने रैंडम सेपरेशन की है बिटवीन ब्लू एंड ऑरेंज, तो हो सकता है देर इज़ अ चांस के कुछ जो लेट से अगर मैं ह्यूमन लेट से अगर हम कार डिटेक्शन की बात करें, तो कार के इमेजेस हो सकते हैं जहां कार आपको ना साइड से नज़र आती है, और कार के इमेजेस हो सकते हैं जहां कार आपको फ्रंट से नज़र आती है। ठीक है, नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग बट यू गेट द पॉइंट। तो ये हो सकता है कि मैं रैंडम सैम्पलिंग कर रहा था तो मेरे ट्रेनिंग सेट में ना सिर्फ ये साइड वाले व्यूज़ आ गए, और मेरे जो टेस्ट डेटा है ना उसमें मेरा टेस्ट डेटा है उसमें फ्रंट वाले हो गए। तो अब डेटा में बहुत डिफरेंस है, तो ये हो सकता है कि मेरी जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैंने डिवाइड किया डेटा को, तो मेरे टेस्ट डेटा में ना इजी एग्जांपल्स आ गई हैं। ऐसे होता है कई दफ़ा आप पेपर देने जाते हैं तो आसान सवाल आ जाते हैं। तो वो ये हो सकता है कि ट्रेनिंग डेटा में तो फ्रंट व्यू भी है और साइड व्यू भी है, लेकिन टेस्ट में सिर्फ फ्रंट व्यू है, तो सडनली आपकी जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो बहुत कम हो जाएगी। तो क्योंकि ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप रैंडमली डिवाइड कर रहे हैं ना डेटा को, और अगर बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तो आप देख तो नहीं ना सकते। तो फिर इसमें आमतौर पे कहा जाता है कि आप डेटा को ना ये काम रिपीट करें। ये जो काम आपने एक दफ़ा किया है ना, आपने एक दफ़ा एरर कैलकुलेट कर दी, फिर डेटा को दोबारा डिवाइड करें रैंडमली 70-30 में, और फिर दोबारा डिवाइड करें 70-30 में, और फिर ये एक दफ़ा ये क्रॉस वैलिडेशन एरर आ जाएगी, एक दफ़ा और आ जाएगी आपके पास क्रॉस वैलिडेशन एरर, और एक दफ़ा और आ जाएगी, और ये जो तीनों नंबर आए हैं ना इनकी एवरेज ले लें आप। तो दिस हेल्प्स यू अवॉइड दीज थिंग्स दैट कैन हैपन। तो इसको हम कहेंगे थ्री फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। किस चीज़ को नाम हम ये नाम देते हैं? क्योंकि सर जी। सर एक बार जब हमने ट्रेनिंग करवा ली तो उसके बाद हम क्या उसे मशीन को ऑनलाइन करवाएंगे क्रॉस वैलिडेशन के लिए? नहीं नहीं, आपने ब्लू वाला डेटा यूज़ करके ट्रेनिंग कर ली, और ऑरेंज वाला डेटा यूज़ करके उसको उसकी एरर कैलकुलेट कर ली अनसीन एग्जाम्पल पे। फिर आप एल्गोरिदम को दोबारा रन करेंगे ना, मतलब एक दफ़ा थीटा पता चलाए थे, एक दफ़ा डेटा यूज़ किया ब्लू वाला, तो एक दफ़ा थीटा पता चल गए। अगली दफ़ा दोबारा आप क्या करेंगे, आप रैंडमली थीटा को गैस करेंगे और ग्रेडियंट डिसेंट को दोबारा रन करेंगे ऑन न्यू सेट ऑफ एग्जांपल्स। तो हर दफ़ा आप रैंडम थीटा पहली दफ़ा गैस करेंगे, फिर ग्रेडियंट डिसेंट ऑन थीटा उसको पता चलाएगा। तो अनलर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो पिछले वाले हम डिस्कार्ड कर देंगे थीटा। थैंक यू सर। तो ये 3 दफ़ा काम किया है तो 3 फोल्ड, 5 दफ़ा करता तो 5 फोल्ड। तो इन पेपर्स यू विल सी दिस थिंग, we have done 5-fold cross validation. Our 5-fold cross validation error is this. Okay, तो इट्स जस्ट टू अवॉइड दीज केसेस के आपकी टेस्ट एग्जांपल्स आसान ही ना आ जाए। मतलब मैंने लेट से 100 सवाल बनाए हुए हैं और मैं रेंडमली ना उनमें से 30 पेपर में पूछ लेता हूँ, तो देर इज़ द पॉसिबिलिटी कि वो जो 30 मैंने पेपर के लिए सिलेक्ट किए हैं वो आसान ही सिलेक्ट हो गए या मुश्किल सिलेक्ट हो गए। तो ये हो गया, तो ये हमारा डेटा वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो अब जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि हमने लेट्स से ये रिग्रेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी थी, एंड यू स्टार्टेड विद 3 हाइपोथेसिस फंक्शंस, लीनियर, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, और आपने ये पता चला लिया कि
ये लेट्स से ये वाला जो है ना ये सबसे अच्छा है फॉर द गिवन डेटा, सेकंड ऑर्डर। इन तीनों में से सेकंड ऑर्डर सबसे अच्छा है लेट्स से, इसकी एरर जो है ना वो सबसे कम है अनसीन एग्जांपल्स पे, ऑरेंज डेटा पे। तो लेकिन लेट्स से यू वांटेड कि एक्यूरेसी होती 95% और जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग जो भी हाइपोथेसिस है उसकी एक्यूरेसी है 75%। या एक्यूरेसी नहीं कहता मैं, एरर कह देता हूँ कि लेट्स से इसकी एरर है रूट मीन स्क्वायर एरर है 100, इसकी है 200 और इसकी है 50। तो सबसे अच्छे वाला कौन सा हुआ? 50 वाला। हाँ, इसकी एरर सबसे कम है, लेकिन आप चाहते थे कि एरर जो है ना वो 25 हो। आपके कस्टमर ने ये कहा हुआ है कि भाई इतनी एरर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये जो करंट वैक्सीन है इसमें हम अगर हमारी ये जो करंट वैक्सीन्स हैं इनकी परफॉर्मेंस होती 60% इफेक्टिव, दे आर 60% इफेक्टिव, तो हम कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, 60% is too less, we cannot rely on this vaccine, please make a vaccine which is 70% effective। तो अब क्वेश्चन ये है कि होगा यही कि जो आप सिस्टम बनाएंगे ना अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपने कोई सिस्टम बना लिया अच्छे वाला, तो ये अभी सेकंड ऑर्डर वाला हमारा रिलेटिवली बेहतर सिस्टम है। तो नाउ योर जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट स्टार्ट्स हाउ टू इम्प्रूव दिस वन। आप अब आपने अपना मशीन लर्निंग का नॉलेज यूज़ करके ना ये जो सेकंड ऑर्डर हाइपोथेसिस है ना इसको आपने बेहतर करना है, ये आपका गोल है। तो बेहतर करने के लिए ना हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? बेहतर करने के लिए हमारे पास वो सारे सवाल हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे कभी, आपको याद होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम बदल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने किसी तरह ये पता चलाना है कि ये जो स्पेसिफिक केस है, करंट जो हमारा इशू है, इसको स्पेसिफिक मसला क्या है, ताकि हमें सारी चीज़ें ना ट्राई करनी पड़े, हम थोड़ा इंटेलिजेंटली गेस करें। आर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वी शुड मूव इन द राइट डायरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि उस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वी विल अचीव 25। वी विल मेक सम चेंजेस एंड देन वी विल अगेन एनालाइज कि अच्छा अब मेरी चेंजेस में से सबसे अच्छी चेंज कौन सी थी। तो दिस इज एन आइटरेटिव साइकिल, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो देर इज नो नथिंग टू वरी व्हेन यू डिजाइन अ सिस्टम एंड इट इज नॉट वर्किंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज योर जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ मशीन लर्निंग स्टूडेंट, इट कम्स इनटू प्ले। तो अब जो हमने जो है ना ये डिस्कस करना है कि ये हमें पता चले कि हमारे सिस्टम के साथ मसला क्या है, हमने जो है ना वो बीमारी की तशखीस करनी है। तो ये जो हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि हमारे सिस्टम के साथ मसला क्या है, ये जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी ये जेनेरिक होंगी, चाहे हम रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि आप लोगों ने की थी इन द फर्स्ट लेक्चर्स, जो हम नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर, या हम कोई बहुत ही एडवांस्ड डीप लर्निंग नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो दिस स्किल सेट इज कॉमन, जो कि अब हम जो है ना डेवलप करेंगे, और ये हमने कर ही लिया है, ये आप ही बताएंगे अभी मुझे सारे सवालों के जवाब। तो लेट मी जस्ट शो यू दी set of questions that await us। ये मेरा ख्याल है हमारा जो है कॉस्ट फंक्शन है, इसमें पहले वाला पार्ट जो है वो मीन स्क्वायर एरर है, दूसरे वाली जो टर्म है दैट इज
व्हाट, दूसरे वाली टर्म क्या है, ये किस लिए ऐड करते हैं हम? रेगुलराइजेशन बॉक्स। हाँ, तो इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू आज तक अच्छे वाली नहीं पता चली थी कि अच्छे वाला लैम्डा कहाँ से आता है। तो डू यू नोट एनीथिंग इनकरेक्ट इन दिस इक्वेशन? कुछ गलत नजर आ रहा है आपको? अरे 1/2m सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ होना चाहिए ना। हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग थीटा विच गिव यू द मिनिमम ऑफ फंक्शन जे। तो वो एक जो ये स्केलर वैल्यू होती है ना, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये वैल्यू फिलहाल इररेलेवेंट है हमारे लिए। अगर डेटा सेट फिक्स है, लेट से आपके डेटा सेट में 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो m की क्या वैल्यू होगी? 10 होगी। अब डेटा तो यही रहना है ना, तो दिस दिस टर्म, दिस मल्टी, ये जो कोफिशिएंट है, दिस विल नॉट चेंज। So we are not interested in this. It will not change the theta which will give you the minimum of function j. अच्छा चलिए, ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ ना यहाँ पे। कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, कुछ भी नहीं गलत इसमें, बस छोटी सी चीज़ थी वो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ j की इक्वेशन में लिखता हूँ j इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो कितने थीटा हैं इसमें? थीटा इज अ वेक्टर नाउ। हाउ मेनी थीटाज आर देयर? n+1। कितने थीटा हैं? लाइक जितने फीचर्स हैं +1। तो कितने? फिर जितने हमारे फीचर्स होंगे उनमें एक ऐड कर दें। अच्छा, तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि आप एच थीटा को जाकर देखें तो पता चलेगा आपको एच थीटा क्या है। एच थीटा की कितनी टर्म्स हैं? तो इट कैन बी लीनियर। अगर लीनियर है तो, और सिंगल फीचर है तो 2 थीटा होंगे। अगर ज़्यादा फीचर्स हैं तो 2 से ज़्यादा थीटा होंगे। ठीक है, फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम 2 फीचर भी हों हमारे पास, और हम हायर ऑर्डर टर्म भी ऐड कर दें बीच में। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि एच ऑफ थीटा में कितनी टर्म्स हैं। जितनी टर्म्स होंगी ना एच ऑफ थीटा में, इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4, तो उतने थीटा होंगे हमारे पास। तो ठीक है, तो x is a vector and it has we have multiple features प्लस ये ब्रैकेट हम इधर लगा देते हैं जो उन्होंने हमें कही है। उसके बाद हमने रेगुलराइजेशन करनी थी। लैम्डा की वैल्यू हमें, अच्छे वाले लैम्डा की वैल्यू अभी तक नहीं पता कैसे आती है। और इस समेशन की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 j इक्वल्स टू 1 to नंबर ऑफ n हाँ, उसको हमने n कह दिया था ना, 1 to number of थीटास, and it starts with 1 not 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो ये जो हमें स्लाइड में नज़र आ रही थी ना, मेरा ख्याल है यहाँ पे भी m लिखा हुआ है, दूसरे समेशन में भी। ज़रूरी नहीं है ये दोनों बराबर हों। ठीक है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास।
अच्छा तो ये देखें अब ये यही इक्वेशन है ना, इसी को तब्दील करना है। अब इसमें क्या क्या तब्दील हो सकता है? आप m बदल सकते हैं। m बदलने का क्या मतलब है? मतलब डेटा के जो ट्रेनिंग सैंपल्स। ट्रेनिंग सैंपल्स। हाँ ज़्यादा कर सकते हैं ना, डेटा m को बढ़ा सकते हैं तो गेट मोर ट्रेनिंग एग्जांपल्स, वो m को चेंज करेगा। अच्छा अगर मैं एच ऑफ थीटा में मेरे पास हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा टर्म्स हों, वो कब हो रहा था? लेट से जब हम बहुत हायर ऑर्डर टर्म्स यूज़ कर रहे थे, तो एच ऑफ थीटा में ज़रूरत से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। सिंगल फीचर के केस में कैसे ज़्यादा हो सकती हैं कि आपने हायर ऑर्डर टर्म्स यूज़ कर ली हैं। मल्टीपल फीचर के केस में ये हो सकता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स इस्तेमाल कर ली हैं, या आपने ज़रूरत से कम फीचर्स इस्तेमाल कर ली हैं, आपने ज़रूरत से कम हायर ऑर्डर टर्म्स यूज़ किए हैं। वो सारे मसले एच ऑफ थीटा के साथ हैं। ये जो नेक्स्ट तीन चीज़ें लिखी हुई है ना, ट्राई स्मॉलर सेट ऑफ फीचर्स, इसका मतलब ये है कि एच ऑफ थीटा में से कुछ फीचर्स को आपने निकालना है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो गए। या ट्राई गेटिंग एडिशनल फीचर्स, इसका मतलब एच ऑफ थीटा जो है वो सिंपल है और डेटा में वेरिएंस ज़्यादा है, तो यू नीड टू ऐड मोर फीचर्स। या फिर अगर आप सिंगल फीचर की बात कर रहे हैं तो, या तो फिर आपने सिर्फ लीनियर टर्म्स यूज़ किए हैं तो आप हायर ऑर्डर टर्म्स यूज़ करें। अगेन इट मीन्स द सेम थिंग कि आपका जो एच ऑफ थीटा है, जो आपका हाइपोथेसिस है, वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल है या ज़रूरत से ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, फीचर्स ज़्यादा हैं या कम हैं, वेरिएशन ज़्यादा है या कम है, इट इज़ रिलेटेड टू एच ऑफ थीटा, और ये आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हमने तीन की तो देखी थी ना चॉइस, तो तीन के अलावा आप जितने मर्जी रखना चाहते हैं आप रख लें। तो उसके बाद लेमडा की वैल्यू हमें नहीं पता थी, कि हमने एक लेमडा की वैल्यू रख के प्रॉब्लम सॉल्व की, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारा जो सेकंड ऑर्डर वाला पोलिनोमियल था उसकी क्रॉस वैलिडेशन में एरर सबसे कम थी, बट कम 50 थी ना, तो हमें 25 चाहिए। तो क्या लेमडा को चेंज करने से उस 50 में कमी, मतलब 50 पे इफेक्ट आता है लेमडा को चेंज करने से? क्या हमने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली है या ज़रूरत से ज़्यादा छोटी वैल्यू ले ली है? तो ये अब हमें पता चलेगा। ये दीज आर ऑल दी ट्रिक्स वी कैन यूज़ टू चेंज आर थीटास, जो कि हमें मिलेंगे। एक मिल चुके हैं, और अब आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप करें ना, उसमें ये जो भी रिज़ल्ट है ये थोड़ा बेहतर हो जाए। तो अब बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास, और इन चॉइसेस में से एक ब्रूट फोर्स अटैक है कि हम सब कुछ ट्राई कर दें। तो आमतौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये होता है कि ये जो आमतौर पे दी एल्गोरिदम्स टेक, लेट्स से इफ एन एल्गोरिदम टेक्स लेट्स से 3 days टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, डीप लर्निंग मेथड्स तो शायद 3 दिन से ज़्यादा ले लें ऑन बिग डेटा सेट्स। तो यू हैव लिमिटेड टाइम, आपकी रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती हैं। तो अभी आपने पहले अल्फ़ा सेलेक्ट करने के लिए बार बार रन करना है एल्गोरिदम को, एक वो भी प्रॉब्लम था हमारा कि हमें अच्छे वाला अल्फ़ा पता चलना चाहिए। तो अल्फ़ा बाद में डिसाइड होता है, जे पहले डिसाइड होता है, क्योंकि जे का डेरिवेटिव लेना होता है। तो बहुत सारी वेरिएशन है, और अगर एक एक वेरिएशन ट्राई करने के लिए मुझे काफ़ी सारे दिन लग रहे हैं, तो फिर मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो ऑब्वियसली यूजलेस स्ट्रेटजी थी वो यूज़ की जाए।
तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा अगर मुझे बिल्कुल समझ नहीं है ना प्रॉब्लम की तो मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करके देख लूँगा, which is okay. Sometimes the problem is not complex, and then instead of worrying about what to do next, you do all the things. मतलब अगर चीज़ें जल्दी हो सकती हैं तो आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ अच्छी है और बुरी है. This is not like physics. Data science is about iteratively improving your solution. There are no laws कि अच्छा ये F equals to ma, तो you can't say कि कौन सी चीज़ जो है ना for sure काम करेगी. तो वन स्ट्रेटजीज कि आप सब कुछ ट्राई करके देख लें. तो बट other times, for example, every decision that you make, it will cost you. It will cost you your time, or it will cost you your computing resources. For example, अब आप चले जाएं नए फीचर्स तलाश करने, कुछ वक्त लग जाएगा आपका, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा. आप चले जाएं और डेटा कलेक्ट करने, समटाइम्स मोर डेटा इज नॉट अवेलेबल, इट इज़ नॉट इवन एन ऑप्शन. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मार्स रोवर की, ये जो चांद पे उन्होंने रोबोट भेजा हुआ है, उसने कुछ इमेजेस भेजे हैं और आप उनको एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो जो उसने भेज दी हैं बस वही है ना. अब ये एक्सपेक्ट करना कि दोबारा वो भेजेगा डेटा, तो समटाइम्स गैदरिंग डेटा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन. maybe the sensor is too expensive. Let's say you are talking about a data coming from nuclear reactor. अब आपके लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर को तो नहीं ना रन कर सकते बार बार. तो sometimes there are constraints, and sometimes all of these choices will have a cost. तो if I am working for Google, तो फिर तो आई डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स. मेरे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास फंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो आई विल ट्राई ऑल द थिंग्स. बट इन मोस्ट केसेस आवर रिसोर्सेज विल बी लिमिटेड. तो अब हमने जो है ना डिस्कवर करना है बाय लुकिंग एट आवर बेस्ट परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस सो फार, इसको क्या तकलीफ है, क्या करूँगा तो ये बेहतर हो जाएगा. तो these are the investigative skills we need to develop. ठीक है, तो let's start doing this. हम एक एक करके ना सवाल सॉल्व करते हैं. ये हो गया. ये एक इशू तो हमारा ये है ना कि लेट्स से आपने यहाँ पे तो 3 चॉइसेस आपको आइडियल बता दी ना, एक ज़रूरत से ज़्यादा कम, एक ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएशन और एक परफेक्ट वेरिएशन. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपने जो तीन चॉइसेस यूज़ की थी वो सारी हायर ऑर्डर होती, तो एक में 4th ऑर्डर टर्म है, एक में 6th ऑर्डर टर्म है, एक में 7th ऑर्डर टर्म है, तो तीनों में से कोई तो अच्छा होना ही था ना क्रॉस वैलिडेशन डेटा पे. चाहे तीनों कितने ही बुरे क्यों ना हो, उनमें से एक ने तो बेहतर होना ही है ना. तो वो जो आपका एक बेहतर वाला है, मुझे पता चले कि इस बेहतर वाले के साथ ना ये मसला है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएशन. somehow you want to figure out कि क्या मसला है. इसी तरह अगर आप ज़रूरत से कम जो है, let's say data is coming from a process which should have a 4th order term, और आपने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रखी नहीं है टर्म्स, और बस यही दो ही ऑप्शंस आपने यूज़ की हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ने तो बेहतर होना ही है. बट वो एक जो है बेहतर वाली, इट विल नॉट कम टू आवर डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. तो फिर हम चाहेंगे कि अच्छा इसको बेहतर किया जाए,
तो हमें कोई आकर बताए ना कि आपने बहुत सिंपल मॉडल यूज़ किया हुआ है। सिंपल मॉडल का मतलब ये है कि आपके फीचर्स कम हैं, आपकी टर्म्स कम हैं, आप इनको बढ़ाएं। प्लीज़ ऐड फ्लेक्सिबिलिटी टू योर बेस्ट परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो या हम ज़रूरत से ज़्यादा टर्म्स को यूज़ कर रहे होंगे या हम ज़रूरत से ज़्यादा कम को यूज़ कर रहे होंगे। तीसरी ऑप्शन क्या है? सर इम्पोर्टेंट टर्म्स को छोड़ के हम अनइम्पोर्टेंट फीचर्स ले रहे हैं। मतलब वो जब हम कुछ को छोड़कर कर रहे होंगे तो इसका मतलब है हमने ज़रूरत से कम जो है ना, जो डिज़ायर्ड वेरिएशन है वो है नहीं आपके हाइपोथेसिस, तो वो यही वाला केस बन जाता है। तीसरा यही है ना कि इफ़ यू आर लकी यू वर डूइंग द राइट थिंग इन द फर्स्ट स्टेप। तो वी नीड टू फिगर आउट कि हमने जो भी हमारे हाइपोथेसिस अभी तक हमने ट्राई की हैं, जो भी वेरिएशंस हमने ट्राई की हैं, इनको क्या मसला है, इनको ये राइट वाला मसला है या इनको लेफ्ट वाला मसला है। तो वी नीड टू फिगर दिस आउट, क्योंकि लेफ्ट वाला मसला होगा तो इलाज मुख्तलिफ है और राइट वाला मसला होगा तो दवाई मुख्तलिफ है। दोनों को एक दोनों का इलाज मुख्तलिफ है, अभी आप देखेंगे। तो टेक्निकली ना ये जो ज़रूरत से कम जब आप वेरिएशंस होती हैं ना आपके हाइपोथेसिस में, उसको हम बायस प्रॉब्लम कहते हैं। बायस का क्या मतलब होता है? बायस का मतलब ये होता है ना, आपको कोई बात बताया, आप उसकी बात नहीं सुनते, मतलब बात ठीक भी हो तो नहीं सुनते। तो इधर भी यही हो रहा है कि डेटा चाहे जो मर्जी आपको बताए, आप कह रहे हैं कि नहीं ये मॉडल लीनियर ही है। ये बायस हो गया कि डेटा की आप सुन ही नहीं रहे। दूसरा मसला क्या है वेरिएंस के, डेटा में जो वेरिएशंस हैं आपकी कर्व में उससे ज़्यादा वेरिएशन, तो आपकी कर्व तमाम डेटा पॉइंट्स में से पास कर जाएगी, मीन स्क्वायर एरर हो जाएगा, लेकिन सीखेंगे आप कुछ नहीं। तो ईदर यू आर टू रिजिड और ईदर यू आर सो गलेबल के जो कोई अगर आपको बात बताता है ना आप उसकी बात सुन लेते हैं। तो ये दो ही मसले हो सकते हैं आपके साथ। तो अब हमने ये पता चलाना है कि जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस है ना उसके साथ क्या मसला है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो जब ये हमें पता चल जाएगा तो फिर हम उसका इलाज करेंगे। तो लेट्स टेक अ 10-minute break and then we will solve this issue and this issue will solve many other issues. सर मैं 6:15 पे क्लास में आई थी तो मैंने इन दिस कन्वर्सेशन में मार्क किया।